हेलो एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रॉपर स्टडी भी करते रहेंगे आप लोग। एक्चुअल में एग्जाम जो नीट का एग्जाम है उसकी डेट बहुत ही नियर है और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो नीट का 2019 का बुकलेट कोड R2 को डिस्कस करूंगा। मैं पेपर को डिस्कस करने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर भी फोकस करूंगा। कोशिश ये रहेगी कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आया है वो टॉपिक कंप्लीट मैं आपको यहीं सॉल्व करा दूं। आप बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व कीजिए और यहीं से आपको 8 to 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बात और बहुत अच्छे समझ लीजिए आप लोग, नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको केमिस्ट्री में मिनिमम 40 क्वेश्चन ठीक करना होंगे। मीन्स आपके जो क्वेश्चन ठीक होना चाहिए वो 40 प्लस ही होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि अगर आपका केमिस्ट्री में 40 प्लस से कम होता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा सिलेक्ट होने में। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो आप ट्राई ये कीजिए कि केमिस्ट्री में आपको कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक हो जाए। उससे ऊपर आप ले आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट 40 क्वेश्चन मिनिमम आपको आना चाहिए। तो चलो हम टाइम बिना बर्बाद किए हुए हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। और पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है आपका, ये लास्ट पोर्शन है यहाँ पर केमिस्ट्री का। और इस लास्ट पोर्शन में जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए आपके 136 से स्टार्ट हुएंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो 136 to 180 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है इस पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि मैं आपको डिस्कस भी करूंगा, तो डिस्कशन के साथ इसमें कम से कम आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो मेरा जो लेक्चर होगा वो 2 आवर्स या 2 आवर्स से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करा दूं। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन आपका क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। तो पहले आपको ये वर्ड समझाना चाहिए कि डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस होगा। तो अगर हम लोग बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स में होता है दो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रेजेंट हो आपका और दोनों ही डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का हो वहां पर, या डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो आपका, तो वो कौन होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। बट डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो, तो वो कौन होता है? आपका डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन होता है। तो दो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। एक ही मतलब सिंगल कंपाउंड का आपका ऑक्सीडेशन हो और उसी का आपका जो रिडक्शन होगा तो कौन होगा? आपका डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी आपकी। आप चेक कर लीजिए सारे ऑप्शन में कि कहाँ पर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। आपको ये तो कंफर्म होगा कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तब आपका ऑक्सीडेशन होता है और जब डिक्रीज करती है तब आपका रिडक्शन होगा। यहाँ पर देखिए आप कॉपर +1 है, यहाँ +2 और यहाँ 0 है। तो जब कॉपर +1 से +2 पे जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर कॉपर ही आपका Cu +0 में जाएगा तो ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज करेगी, आपका डिक्रीज करेगी तो आप क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन है उसी का रिडक्शन है, तो किसका एग्जाम्पल होगा? आपका डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो एक तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड देखेंगे आप इस रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आप एक काम करो, पहले Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। आई थिंक आपको निकालना आती होगी, एक किस तरह से निकालेंगे फिर भी देख लीजिए आप। सपोज को आपको MnO 4 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन निकालना है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन निकालना होती है उसको हम X कंसिडर करते हैं, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन -2 होती है और ये -2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये X 4 to -8 इक्वल्स टू -2। आगे करेंगे हम लोग तो -8 उस साइड जाएगा तो X इक्वल्स टू हो जाएगा -2 + 8, कितना आएगा आपका? +6। तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे निकल के आएगी आपकी वो +6 के इक्वल आएगी। ठीक है ना? यहाँ निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पर आपका -4 होगा, -4 मतलब -8 हो गया, उस साइड जाके +7 रह जाएगा, इक्वलिटीज पे -1 ये प्रेजेंट है। यहाँ निकालेंगे आप तो -2 होता है, -2 मीन्स -4 आपका ये हो जाएगा, मतलब +4 आपका ये होगा। फिर आप +6 से +7 पे आएंगे तो ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रही है आपकी, ये +6 है, यहाँ +7 है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर +6 से ही आपका
+4 हो रहा है, तो ये +6 से +4 आएगा तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी तो क्या होगा यहाँ पर ये रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम केस है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, तो मीन्स इसका एग्जाम्पल होगा ये डिसप्रोपिनेशन का एग्जाम्पल होगा। सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग K1O4 तो यहाँ Mn की निकालेंगे तो +7 आएगी। पोटेशियम +1 होता है आपका, ऑक्सीजन -2 होता है, -2 -8 हो जाएगा, +1 को लेस करेंगे -7, उस साइड जाके +7 हो जाता है आपका। यहाँ निकालेंगे आप -8 और +2 मीन्स +6, -6 हो जाके +6 आपका ये हो जाएगा। ये ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, +4 आपका यहाँ होगा। अब देखिए +7 से +6 आएंगे आप, क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, ऑक्सीजन डिक्रीज कर रही है आपकी, डिक्रीज करेगी तो रिडक्शन होगा। और +7 से कहाँ आ रहा है आपका +4, यहाँ भी डिक्रीज कर रही है आपकी, तो ये भी क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। मीन्स इन बोथ केसेस रिडक्शन टेक्स प्लेस, या दोनों केसेस के अंदर क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। मीन्स ये एग्जाम्पल नहीं होगा आपका डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ +7 आएगा ऑक्सीजन और यहाँ आपका +2 है, यहाँ आप जब करेंगे तो यहाँ आएगा आपका +4। तो देखो एक ही केस है यहाँ पर, +7 to +4 मीन्स ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी तो क्या होगा आपका ये रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशन है नहीं, यहाँ पर जो हो रहा है आपका सेकंड केस में अगर आप देखिए आप, तो दूसरे का यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन तो होगी बट डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। तो कंडीशन क्या होती है कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और इसी का क्या हो रिडक्शन हो, तब वो रिएक्शन कौन सी होती है आपकी डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके करेक्ट हुए हैं वो ए और बी है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, ए एंड बी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मैं जितना भी करा रहा हूँ वो डिटेल में करा रहा हूँ, डिटेल में कराऊंगा तो आपको फायदा मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि अगर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आता है आपका और देखना टॉपिक रिपीट होते हैं बार बार, मतलब वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं टॉपिक से रिपीट करके, बस थोड़ी सी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, रिएक्शन का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट से ही होता है आपका। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन कब होती है या फिर डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन कब होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 137, ये आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके जितने भी ऑर्डर हैं सारे लर्न कर लो आप। आपसे पूछ सकता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। इस टाइप से आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्डर पूछता है, सारे ऑर्डर इंपोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है ना। बट यहाँ से पूछा गया है वो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखो आप, थर्मल स्टेबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी। पहली क्या होगी, पहली बात तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है आपकी वो एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगी। मींस क्या होगा, जिसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब बॉन्ड से एंथैल्पी जो होती है वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, जितना स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी उसको ब्रेक करना उतना टफ होगा, ब्रेक करना टफ होगा तो बॉन्ड डिसएंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप लोग। जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के, और जो इनवर्सली होती है वो बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की। अब देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक 16th ग्रुप दिया है, तो पहले आपको 16th ग्रुप की साइज पता होना चाहिए, साइज से आपको बॉन्ड लेंथ कंफर्म हो जाएगी। तो देखिए ग्रुप है आपका ओ सलमान श्रीदेवी त्रिभुजा, ठीक है ना। तो जो रेडियस का ऑर्डर होता है इन ग्रुप 16 वो होता है आपका, ये आपको ऑर्डर होगा इसका रेडियस का। ग्रुप में रेडियस इंक्रीज करती है, क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाती है आपकी, सॉरी। अब आपका साइज इंक्रीज कर गया, जब साइज इंक्रीज करेगा तो उस केस में आपकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स अगर आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं कंपाउंड के साथ तो उस केस में आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। अगर आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ओवरऑल जब आप ग्रुप में मूव करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी आपकी,
मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो फर्स्ट कंपाउंड जो होगा आपका उसके लिए थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कंपाउंड कौन सा होगा आपका H2O, फर्स्ट कंपाउंड होगा सबसे ज्यादा, स्मॉल साइज है, फिर H2S, फिर H2Se, H2Te और लास्ट H2PO। ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेट हो जाए, है ना। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 आपका केमिकल बॉन्डिंग से उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको पता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे हम, तो वहां पर दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्डिंग बॉन्ड होते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है, कह रहा है कि ओनली पाई बॉन्ड्स किसके पास प्रेजेंट होंगे। वैसे तो यहाँ पर जो 3 स्पीसीज आपके पास 1, 2 और 3, इन तीनों के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, बट हमको निकालना है कि लास्ट में ओनली पाई बॉन्ड्स किसके पास प्रेजेंट होंगे। देखो बंदे बन बात करते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर मैं B2 की बात करूं तो B2 बेरिलियम का होता है आपका एटम नंबर 3, तो 3 टू कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे हम, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2। तो यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं आपका, तो पाई बॉन्ड नहीं, तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सेकंड देखिए आप लोग O2। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 टू कितना हो जाएगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन। 16 को फिल करेंगे आप सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px पाई 2p बाई पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2p बाई लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया आपका। 14 के बाद सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है, तो यहाँ आपका 15 आएगा, ये आपका 16 आएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि हमको निकालना है पाई बॉन्डिंग के। अगर एंटी बॉन्डिंग क्या था तो ऑप्शन आपका ये भी सही हो जाता, बट यहाँ क्या कर रहा है खाली पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, आपके एंटी बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका पाई जो होगा आपका, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स आपका जो ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगा। ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है वैसे जनरली हमको लगता है कि वो डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा, बट एक्चुअल में कैसा होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग N2, नाइट्रोजन की बात करेंगे 7 टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन है, फिल करेंगे आप सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ये आएगा आपका पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 देखो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ भी लास्ट में देख लो आप सिग्मा 2pz प्रेजेंट है आपके, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होंगे आपके। ये आपके 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए आपके। लास्ट वाले चेक कर लो आप C2 में कार्बन था 6 का मतलब 40 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 40 इलेक्ट्रॉन का मीन्स होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, यह आपका पाई 2px और ये आपका पाई 2py। देखो इलेक्ट्रॉन फिल करो आप 2, 4, 6, 8, 2 यहाँ आएंगे आपके 2 यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सॉरी यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपके कहाँ पर है पाई बॉन्ड में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये जो होगा आपका यहाँ पर केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे या पाई बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे, कोई दूसरा प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। तो जो ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा करेक्ट होगा, लास्ट वाला C2 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 139 फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स मिला है और इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, है ना। तो देखिए क्या करना हमको यहाँ पर। वैसे अगर मैं हूं तो आप कीजिएगा, तो इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, डायरेक्ट आंसर करता इसका। लोग कैसे करना है, अगर हम डायरेक्ट आंसर करते कैसे करते, कह रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड। गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड मतलब फैल रही है, मतलब जब एक्सपेंड करेगी तो उस केस में आपको वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर दे रहा आपको 2 बार। कह रहा वर्क डन बाय द गैस, और आपको ऑलरेडी पता है कि 1 लीटर बार जो होता है वो 100 जूल के इक्वल होता है। अब तो एक बार ध्यान रखना, पहले सोल्यूशन से पहले आप थोड़ा समझ लो, दो चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना साइन कन्वेंशन में। एक का वर्क डन का साइन और दूसरा हीट का साइन। देखो करना क्या होता है, अगर हम लोग वर्क डन की बात करें, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, क्या करें देखो। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है आपको वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और सेकंड क्या होता है देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये आपका पॉजिटिव होता है। तो मीन्स क्या हुआ कि अगर काम सिस्टम करेगा आपका, मीन्स सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करने का मीन्स क्या होगा, सिस्टम वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो जब सिस्टम वर्क करेगा तो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम पे किया जाए तब वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ऐसे ही आपका हीट के लिए केस होता है। देखो हीट के केस में क्या होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को दे रहे हो तब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसको कैसे लर्न कर सकते हो कि कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो वो काम पॉजिटिव होगा। ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको ऐसा लगता है कि जो वो करता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस है। यहाँ पर ये कि अगर हम लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तब वो पॉजिटिव होगी, मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम हमने किया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा आपका, वो पॉजिटिव होगा। और जब सिस्टम करेगा वो नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ऐसी हीट की बात करें, अगर हम हीट दे रहे हैं उसको तब वो पॉजिटिव होगी। तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर वर्क डन जो है बाय द सिस्टम कर रहा है काम तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ देखो कह रहा है द वर्क डन बाय द गैस मतलब सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। जब गैस वर्क करेगी आपका वो कैसे होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में एक ही ऑप्शन गिवन आपका, वो कौन सा है, ये। तो ये आपका करेक्ट होना चाहिए। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो कंडीशन गिवन आपको आइसोथर्मल कंडीशन, ध्यान रखना। इररिवर्सिबल वर्ड दे देता है, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल। ये जनरली आपसे आइसोथर्मल वर्ड दे देता है तो वो अंडरस्टूड होता है कि रिएक्शन कैसी होगी आपकी, इररिवर्सिबल होगी। तो यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा बी, और W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा बी होगा B2 माइनस B1। डेटा गिवन है जो P दिया 2 बार, ये आपका हो जाएगा B1 और ये होगा आपका B2। तो P एक्सटर्नल कितना आपका W इक्वल्स टू माइनस 2, B2 कितना आपका 0.25 माइनस 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस 2 इंटू यहाँ होगा आपका 0.15, तो W इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस 0.30। अब यूनिट क्या होगी, ये तो लगाया हमने बार में और ये लगा लीटर में, तो ये हो जाएगा लीटर बार या बार लीटर। बट वी नो दैट क्या गिवन है आप ऑलरेडी आपको कि 1 लीटर बार जो आपका 100 जूल के इक्वल होगा। तो अगर आप जूल में, क्योंकि आंसर जूल में गिवन है सारे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.30 इंटू 100। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका, ये जूल में चेंज हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 30 नेगेटिव में और ये आपका जूल। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा यहाँ से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और लर्न कर लेना आप, अगर यहाँ कंडीशन आपकी रिवर्सिबल की होती
रिवर्सिबल, तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है आपका। फॉर्मूला क्या होता है देखो, W इक्वल्स टू -2.303 nRT log base 10 B2/B1। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है हमको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि फॉर्मूला हमको ये यूज करना है या ये यूज करेंगे। वैल्यू दोनों पुट करेंगे, दोनों के आंसर निकल के आएंगे, बट हमको कंडीशन देखना पड़ेगी कि कंडीशन कौन सी गिवन है। अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कह रहा है तब आप ये यूज करेंगे, और अगर आपसे आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन को देगा तब केस में आप ये यूज करेंगे, W इक्वल्स टू -2.303 nRT log base 10 B2/B1। सिंबल सारे कंफर्म है। N होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, B2 होता है आपका फाइनल वॉल्यूम और B1 होगा आपका इनिशियल वॉल्यूम। और आपको पता है वर्क डन बाय द गैस कैसे होगा आपका, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑप्शन ही आ जाएगा आपका। बाकी देखो सेकंड में कह रहा है कि एक्सपेंड कर, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम तभी इंक्रीज करेगा जब एक्सपेंड करेगी, मतलब वर्क डन बाय द गैस, जो गैस वर्क करेगी उसके थ्रू क्या होगा आपका वर्क डन नेगेटिव में आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, -30 जूल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। और मैं जितना आपको डिटेल में बता रहा हूँ चीजों को, उन चीजों को नोट्स बना लो और उसमें इन चीजों को जरूर मेंशन करें। ध्यान रखना क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं आपको, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आना है और उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उस टाइप की प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि फॉर्मूला ये यूज करें या ये यूज करें, तो आप कंडीशन एंड कर लो। आप अगर आपको सिंपली गिवन है, वो कह रहा है कि खाली आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है आपको, तब उस केस में आप क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला पुट कर देंगे। बट अगर रिवर्सिबल कंडीशन दे रहा है आपको, तब उस केस में क्या करेंगे आप, जो W का फॉर्मूला होगा वर्क डन का, वो -2.303 nRT log base 10 B2/B1 हो जाएगा। सारी वैल्यू आपकी गिवन होंगी तो यहाँ मिल जाएगा आपको। N होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है आपका टेम्परेचर, B2 होगा आपका फाइनल वॉल्यूम और B1 होगा आपका इनिशियल वॉल्यूम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 140। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 140 जो आपका वो हाइड्रोकार्बन से आया है। और तो एक बार ध्यान रखो, अगर आप एनसीईआरटी बहुत ढंग से कर ले रहे हैं तो 40+ आना बहुत इजी है आपके लिए। आप एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करें। मोस्टली क्वेश्चन आपके वहीं से रिपीट हो रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्या आ जाती है। क्वेश्चन कई ऐसे हैं आपके, 80% क्वेश्चन ऐसे ही आपके जो एनसीईआरटी से ही आए हैं उठ के, ठीक है ना। तो आपको एनसीईआरटी बहुत ढंग से लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से रीड करी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या गिवन है एनसीईआरटी के अंदर। बाकी आपके जो 20% क्वेश्चन है वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के अंदर। ओवरऑल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 140 क्वेश्चन दे रहा है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। आपसे जो एल्काइन है, एल्काइन मीन्स ब्यूटाइन गिवन है यहाँ पर, ब्यूटाइन से सिस ब्यूटूइन का फॉर्मेशन करा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिस ब्यूटूइन का फॉर्मेशन करने के लिए देखो ऑप्शन गिवन है आपके पास Hg2 पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको HgSO4 विद H2SO4 गिवन हो आपको, तब उस केस में आप समझ लेना कि आपसे वो क्या करा रहा है, हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, मीन्स रिएक्शन विद वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो इतना तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर हम एल्काइन या एल्कीन पे वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर आपका एल्कोहल फॉर्म होगा, एल्कोहल होगा या कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स आपका एल्कीन फॉर्म नहीं हो रहा है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। मीन्स क्या हुआ कि ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड अगर बात करें लिक्विड NH3 और H2PD, ये तीन ऑप्शन आपके ऐसे हैं जहां पर तीनों केसेस में आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना जो लास्ट वाला ऑप्शन है ZnHCl, वो सिंपल तरीके से आपका रिडक्शन करता है और वहां पर वो ये डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि कंपाउंड जो आपका फॉर्म हो रहा है वो सिस फॉर्म हो रही है या ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स आपके ये दो केस ऐसे हैं जिससे आपको कुछ भी आइडिया नहीं मिलेगा कि सिस फॉर्म हो रहा है आपका, ये ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पर जो दो केस गिवन आपके लिक्विड विद सोडियम विद लिक्विड NH3 और H2PD विद चारकोल और क्यूनोलाइन, ये दोनों केस ऐसे आपके होते हैं जो एल्कीन के साथ साथ ये भी डिटरमाइन करते हैं कि सिस फॉर्म का फॉर्मेशन होगा या ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअल में जो हम सोडियम विद लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। पहले तो हम नहीं याद रखेंगे ब्रिज रिडक्शन, और ब्रिज रिडक्शन के अंदर जो फॉर्मेशन होता है आपका ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मींस जो फॉर्म बनती है यहाँ पर लिक्विड
सोडियम विद लिक्विड NH3 के साथ विच रिडक्शन होगा, वहां पर क्या बनेगा आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो कौन एल्कीन होगी आपकी, ट्रांसफॉर्म होगी। जो आपका H2 इसको TDBH4 बोल सकते हैं। H2 TD विथ चारकोल और फिनोलाइल, इसको आप चाहो तो कह दो लिंडार्ड कैटालिस्ट। ये जो होता है आपका लिंडार्ड कैटालिस्ट, ये होता है आपका वो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो आपका एल्कीन फॉर्म हो रहा है सिस वाला, वो कौन फॉर्म करेगा, H2 TD विद कार्बन ऑफ क्विनोल। मीन्स लिंडार्ड कैटालिस्ट आपका क्या बनाता है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स आपका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड करेक्ट होगा। बाकी आपको आइडिया तो होगा ही कि जब भी आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा आपका, और ट्रिपल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर विद हाइड्रोजन, तो उस केस में सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो डिटरमाइन करेगा आपका ब्रिज रिडक्शन और लिंडलार्ड कैटालिस्ट। मींस आपका जो प्रेजेंस है वो डिसाइड करेगा कि सिस फॉर्म होना है आपका या ट्रांसफॉर्म होगी यहाँ पर। तो आप इसको बहुत ढंग से लर्न कर लो, कई बार रिपीट हो चुका है आपका ये क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपका, सिस फॉर्म होना है या ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। आपको ये बताना है कि कौन सी स्पीसीज में स्टेबल नहीं होगी। आपके जो ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट है SiCl6 2 नेगेटिव, SiF6 2 नेगेटिव, GeCl6 2 नेगेटिव एंड SnOH का होल 6 2। अब देखिए इस प्रॉब्लम क्या करेंगे आप। हाँ जी, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या करेंगे आप। आपका जो ऑप्शन गिवन है पहले देख लीजिए, कह रहा कौन स्टेबल नहीं होगा। फर्स्ट अपने SiCl6 2 नेगेटिव, SiF6 2 नेगेटिव, Ge जर्मेनियम हेक्साक्लोराइड 2 नेगेटिव और SnOH का होल 6 2 नेगेटिव। देखो पहले तो बहुत समझ लो कि यहाँ पर जो एलिमेंट है आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम और Sn, ये सारे आपके 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं। 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो उस केस में ये आपकी 4 और 6 ऑक्सीजन शो करेगा। मीन्स यहाँ पर जो कोवेलेंसी होगी वो मैक्सिमम आपके 6 तक एक्सपेंड करेगा। इतना आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो करना क्या हमको इस केस में, SaCl6, SaF6 और GF6, यहाँ पर सब अपने आप को एकोमोडेट करेंगे और आपकी ऑक्सीजन स्टेट को 6 तक ले जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपके 6 एलिमेंट को एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, देखो अब यहाँ पर SaF6 है, GF6 है यहाँ पर, तो इस केस में करेंगे क्या, ये तो आपके हायर साइज एलिमेंट है दोनों, हाई साइज की वजह से तो ये आपके Cl को या OH ग्रुप को अपने पास एडजस्ट कर सकते हैं ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर स्टेरिक कम होगा क्योंकि सेंट्रल एटम का जो साइज होगा वो लार्जर होगा। इन दोनों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर फ्लोरीन और सिलिकॉन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और क्लोरीन का साइज कैसा होगा आपका, लार्ज साइज होगा। अगर क्लोरीन का लार्ज साइज है तो यहाँ पर जो सिलिकॉन और क्लोरीन होता है इनका साइज कंपैरेटिवली इक्वली होता है। तो सिलिकॉन के पास ये पॉसिबल नहीं होता है कि 6 क्लोरीन के हैवी एटम को अपनी सराउंडिंग में एडजस्ट कर ले। मींस यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और जहां भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा। मींस नेचर में स्टेबल नहीं हो पाएगा। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन एडजस्ट कर सकता है इजिली। क्यों एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज की वजह से जो सिलिकॉन है आपका वो 6 फ्लोरीन को अपनी सराउंडिंग में इजिली एडजस्ट कर लेगा। बट क्लोरीन का ज्यादा साइज होने की वजह से अब यहाँ पर जो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपका कम होगा। बट यहाँ अगर इनका साइज बढ़ा दिया जाए, क्लोरीन के बराबर कर दिया जाए, तो क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल, दूसरा क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल, थर्ड क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल हैवी मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस को डेवलप करेंगे। जब ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस को डेवलप करेंगे तो वो खुद ब खुद कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मीन्स आपको जो ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 आपका केमिकल काइनेटिक्स से आया है। देखो इजी क्वेश्चन है। कह रहा फॉर द केमिकल रिएक्शन गिवन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। कह रहा था करेक्ट ऑप्शन इज,
ऑप्शन गिवन आपको 3 डिफरेंशिएट फॉर्म dH2/dt इक्वल्स टू 2dNS3/dt। सेकंड ऑप्शन ये आपका, थर्ड ये और फोर्थ ये। इस पर डिस्कस नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। देखो करना क्या आपको, एक्चुअल में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है आपकी वो 2 टाइप की होती है। एक होती है रेट ऑफ अपीयरेंस और सेकंड होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस जो यूज करते हैं हम लोग वो प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है रिएक्शन में। और डिसअपीयरेंस कौन होगा आपका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए यूज करेंगे हम, रिएक्टेंट के लिए यूज करेंगे। पहले तो आपको इतना कंफर्म हो कि रिएक्टेंट के लिए आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यूज करेंगे, आप प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस यूज करेंगे। अब करना क्या है, देखो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का मेथड होता है। कैसे निकालते हैं, देखो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे, देखो इस रिएक्शन में करना क्या, पहले हम इसके लिए, ये आपके दोनों रिएक्टेंट हैं तो रिएक्टेंट होंगे, तो ये होगा आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या करते हैं, देखो पहले हम बात करते हैं N2 के लिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। और रेट आपको पता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। N2 की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा आपका माइनस dN2 चेंज इन कंसंट्रेशन डिफरेंशिएट फॉर्म ओवर dt। इज इट क्लियर। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी आपकी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है आपकी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो जब भी आप रिएक्टेंट की बात करेंगे तो ये आप नेगेटिव साइन के लिए लेंगे, जब भी प्रोडक्ट की बात करेंगे आप तब पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे आप। सेकेंड आपको H2 गिवन है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। देखिए रिएक्टेंट है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है आपकी। जो आपका कोफिशिएंट होता है उसको आप क्या कराते हैं, 1/, की फॉर्म में ले आएंगे। मीन्स आपका हो जाएगा 1/3। ये नंबर आपका 1/, की फॉर्म में आएगा। और डिफरेंशिएट फॉर्म मीन्स dH2 ओवर dt आपका यहां हो जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट में आएंगे, प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NS3। देखिए अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, साथ में आपका जो नंबर होगा कोफिशिएंट वो अपॉन में आ जाएगा 1 के, तो 1/2 dNS3 ओवर dt। अब जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो लिखने का मेथड होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, वो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इक्वल का मीन्स क्या होगा आपका N2 का क्या, d माइनस dN2 ओवर dt। ये इक्वल होगा आपके इसके माइनस 1/3 dH2 ओवर dt। और ये इक्वल होगा आपका यहाँ पर NS3 के 1/2 dNS3 ओवर dt। अब आपको ये डेटा मिल गया। अब इस डेटा का यूज करेंगे आप यहाँ पर। देखिए पहले केस में क्या रहा है, H2 और NS3 का कंपेयर करा रहा है आपसे, H2 और NS3 का कंपेयर। पहले बात तो साइन से कंफर्म हो रहा है, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। चौथा आप करके भी देख लो तब भी कुछ क्लियर नहीं होगा। नंबर क्या किया है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, जबकि होना क्या चाहिए था 1/3 की फॉर्म में होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड आप मैच करेंगे, देखो यहाँ पर H2 का NS3 के साथ, H2 का NS3 के साथ देखेंगे आप तो माइनस 1/3 डी इतना ठीक है आपका। आगे जब NS3 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस साइन है, यहाँ आपका माइनस साइन है, तो मीन्स क्या होगा कि आपका ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन आपका नेगेटिव शो कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड केस की बात करें, dN2 ओवर dNS3। अब N2 का NS3 के साथ देखो, N2 आपका ये इतना करेक्ट गिवन है आपको। यहाँ जब बात करेंगे आपका यहाँ पर 2 गिवन है, ये आपका 2 है और यहाँ आपका 1/2 पॉजिटिव होगा, मीन्स ये भी क्या होगा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, मतलब रॉन्ग ऑप्शन होगा। लास्ट अगर बात करें आप N2 का NS3 के साथ, तो N2 का देखिए आप माइनस dN2 ओवर dt, माइनस dN2 ओवर dt, इसके इक्वल NS3 से कंपेयर कराएंगे तो प्लस का 1/2 dNS3 ओवर dt, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इज इट क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है वो है केमिस्ट्री एवरी लाइफ 12th क्लास। इसमें कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। आपको बहुत अच्छे से ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं आपके, स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होंगे आपके। फर्स्ट होता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और एक होता है आपका नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ऐसे एंटीबायोटिक्स विच किल्स और डिस्ट्रॉयड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, वो कौन होते हैं, आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। या वाइड रेंज एंटीबायोटिक विच किल्स और डिस्ट्रॉयड अ वाइड रेंज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यहाँ क्या होता है आपका, एंटीबायोटिक्स विच किल्स और डिस्ट्रॉयड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान रखना आप लोग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पर एक ही पे वर्क करेगा, या तो आपका ग्राम पॉजिटिव पे या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करेगा। इसका आपका एक ही एग्जांपल गिवन है आपकी बुक में, वो है पेनिसिलिन जी। बाकी के जो तीनों एग्जांपल गिवन आपके क्लोरा, मिफेनिकोल, एम्फिलिसिन और एमैक्सिलिन, ये तीन एग्जांपल जो होंगे आपके वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जांपल होंगे आपके। और जो पेनिसिलिन जी होता है आपका, वो किसका होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल होगा। मीन जो ऑप्शन होगा आपका वो सेकंड क्लियर होगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 144। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेंटुईन 4 आयन। पहला समझ लीजिए कि आपको हाइड्रोकार्बन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान रखना, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड सारे अटैच हैं तो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। मीन्स क्या हुआ कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वहां पर क्या होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो तो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है आपका उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बहुत ढंग से लर्न कर लीजिए आप, डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 1 पाई का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये भी आपके सिग्मा होंगे। ऐसे ही जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर आपके 2 पाई का फॉर्मेशन होगा। 2 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई 1 सिग्मा, तो यहाँ 1 सिग्मा आपका और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इतना आपको आई थिंक लर्न हो गया होगा। आगे तो करना है क्या आपको, पहले पेंटुईन 4 आयन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगी। करिए, देखिए आप कितने कार्बन है पेंट में, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन नंबरिंग कर दो लेफ्ट राइट, जहां से मानो आपका सपोज तो यहाँ से 1 2 3 4 5। 2 पे इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो 2 पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। फिर कह रहा 4 पे आयन, 4 पे आपका आयन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड ये आ गया। अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कार्बन की 1 वैलेंसी है तो बाकी आपके 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 और ये आपका 3। यहाँ अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपकी कार्बन 3 वैलेंसी मीन्स 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा आपका। यहाँ बात करें 3 वैलेंसी कंप्लीट 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं 3 ये 1 ये 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ आपका 3 से अटैच है तो 1 आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करो। देखो पहले 1 सिग्मा 2 3 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 3 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 2 3 4 5 6। फिर आपका ये 7 ये सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ होगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई आपका ये होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई आपका ये हो जाएगा। तब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर आपके 10 सिग्मा बॉन्ड्स हो रहे हैं। एंड पाई बॉन्ड देखिए 1 आपका ये है 2 3 पाई बॉन्ड्स आपके यहाँ हो रहे हैं। तो इस केस में आपके 10 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ आपका ये आएगा 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। ओके,
ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 145 140 कह रहा है फॉर द सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन गिवन है आपको, वो आपका 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव और I2। आगे गिवन आपको E0 सेल 0.25 वोल्ट एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी मीन्स आपको डेल्टा G0 फाइंड आउट करना है ऑफ द सेल रिएक्शन। इस सेल के लिए सेल रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा G0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ से। और गिवन है आपको फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 9658 कूलम पर मोल। इज इट क्लियर? बाकी आपके ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वो होता है डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस एन E0 सेल F। अब देखिए गिवन क्या क्या आपको, एक तो आपको F की वैल्यू गिवन है 96,500, ठीक है ना, और सेकंड आपको E0 सेल गिवन है 0.24। अब आपको n को फाइंड आउट करना है। देखिए n को फाइंड आउट करना बहुत इजी है। आप लोग करते क्या, देखो n को फाइंड आउट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे आपके या कितना चार्ज किसी भी मेटल पे प्रेजेंट होता है वो आपका क्या होता है n या n फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो रिएक्शन वो कौन है 2Fe3 पॉजिटिव, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें Fe2 पॉजिटिव में। अगर हम इस वैल्यू को ना लें तो देखो रिएक्शन आई कैसे है वो समझ लीजिए आप। तो ये आपका Fe3 पॉजिटिव तो ये आपका Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो चार्ज की बात करें यहाँ 3 पॉजिटिव यहाँ आपका 2 पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये आपकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग बात करते हैं I2 I नेगेटिव, किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका I2 में। जब आप एटम को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 एटम आपके हाइड्रोजन के यहाँ 1 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा आपका, जिस साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उसकी अपोजिट साइड में आप उतने इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अब इस रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं आपके। जब कैंसिल होंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका रिएक्शन आएगी 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव और प्लस I2। तो ओवरऑल यहाँ कहने का मीन्स ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ पर वो आपका n फैक्टर होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब n फैक्टर कितना लेंगे आप 2 लेंगे। एक बात बहुत अच्छे से लर्न कर लो, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते और यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करते आप तब आपका n फैक्टर यहाँ पर 6 हो जाता। बट यहाँ दोनों केस में इक्वल है आपके, तो आप क्या करेंगे n फैक्टर आपका 2 ले लेंगे। तो n की वैल्यू मिल गई आपको। तो डेल्टा G0 इक्वल्स टू n की वैल्यू -2 माइनस साइन 2 E0 सेल कितना आपका 0.24 और जो आपका फैराडे है 96,500 आपका ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो ये होगा आपका पहले इसी का मतलब -0.48 आपका ये आएगा, ये 6500 आपका ये आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देखो क्या करेंगे यहाँ से 00 आपका या पॉइंट ये 100 आ जाएगा आपका, इन दो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अब 965 की मल्टीप्लाई 48 से कर लो, 04 आएगा आपका 8 6 48 51 2 5 आपका ये आ जाएगा 8 9 72 72 और 5 77 4 5 20 2 6 24 और 2 26 फिर 2 आएंगे आप, ये आपका 0 0 13 का 1 आ जाएगा आपका 6 और ये आपका 4। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है -46320। ये वैल्यू आएगी आपकी जूल में, जूल पर मोल, है ना। पर मुझे किसमें निकालना है, किलो जूल में। तो किलो जूल में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरा -46.32 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लीजिए कहाँ है यहाँ पर, ये आपका सेकंड ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर, जैसे बाकी इजी प्रॉब्लम है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ से, डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस n E0 सेल F। वैल्यू पुट कर दीजिए, आप पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ये भी आपका एक इजी प्रॉब्लम से जो यहाँ से अक्सर मिलती रहती है। यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम आने ही आना आपकी, इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी आपको। आपको बहुत ढंग से इस टाइप के फॉर्मूले लर्न होना चाहिए
कि डेल्टा जी का डेल्टा जी नोट का रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ फैराडे का फॉर्मूला क्या होगा। इस टाइप का आपको अगर कंफर्म है तो आपकी प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 146। 146 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो आपकी या हाइड्रोक्साइड हो, तो आपको पहले कंफर्म होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है एम्फोटेरिक का। एम्फोटेरिक मतलब होता है दोज ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। जो आपका एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लें वो कौन होंगे, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। मैं आपको कुछ एलिमेंट बता रहा हूं जो आपके एम्फोटेरिक होते हैं। इसमें आपका मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जी, आयन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, Zn, Sn, Pv, Cr, ये आपके कुछ एलिमेंट है जो आपके कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट है। ये आपके एम्फोटेरिक एलिमेंट ज्यादातर जो आपसे पूछे जाते हैं वो स्टार्टिंग के 3 जो है आपके, ये आपको लर्न होना चाहिए बहुत अच्छे से। बेरिलियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये मोस्टली बुक्स में गिवन है आपके। तो ये कैसे होते हैं आपके एम्फोटेरिक एलिमेंट। अब इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे और इनके हाइड्रोक्साइड आपके एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा आपका वो कैसे होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर हम लोग बात करें BOH के होल ट्वाइस की, तो ये आपका HCl से कंबाइन करेगा, HCl कंबाइन के बाद BCl2 का फॉर्मेशन करता है और H2O फॉर्म हो जाएगा। बैलेंस कर लेना आप लोग। अगर आप BOH की बात करें, ये बेस के साथ लाइक NaOH के साथ कंबाइन करता है और NaOH से कंबाइन करने के बाद ये फॉर्म करता है Na2BeOH का होल 4। तो देख रहे हैं आप, ये एसिड है यहाँ पर और ये बेस है। तो ऐसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं आपके, वो कौन होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर आपके हाइड्रोक्साइड होंगे। आपको 3 एलिमेंट बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ये 3 एलिमेंट हैं जो हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड को शो करेगा। मीन्स ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और शायद बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए आप लोग बहुत ढंग से करके जाना, आराम से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। और ध्यान रखना कॉन्सेप्ट जो आपको बता रहा हूँ डिटेल में इसीलिए करा रहा हूँ जिससे आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो गलत ना हो आपका, वरना तो बहुत जल्दी ये सॉल्यूशन आ जाए आपका। बट मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाए वो भी आपके सॉल्व हो जाए। देखिए खैर आपसे पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेंट एमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअल में यहाँ पर 2 कंडीशन गिवन होती हैं। एक पूछता है आपसे एमाइंस के लिए, एक तो पूछता है गैसियस फेज में, गैसियस फेज, और एक पूछता है आपसे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको ये 2 वर्ड बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, गैसियस फेज और एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर क्या क्या होंगे। अगर हम लोग बात करें गैसेस फेज में तो यहाँ पर 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस और 1 डिग्री अमाइंस। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है आपका वो ये निकल के आता है। बहुत अच्छे से लर्न कर लो आप कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का। एक्वस सॉल्यूशन में आपके 2 केस बन जाते हैं। यहाँ पर एक्वस केस में एक तो आपका मिथाइल ग्रुप के साथ देता है आपको और एक आपको इथाइल ग्रुप के साथ। यहाँ आपको मिथाइल के साथ दिया है, तो जब आपको अगर आपको मिथाइल ग्रुप दे रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो आप जो ऑर्डर लगाएंगे वो 213 का लगाएंगे। ये ट्रिक है लर्न करने की। 213 मतलब सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा होगा, प्राइमरी अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। अगर आपसे यही ग्रुप को चेंज करके इथाइल ग्रुप ले ले तो इथाइल ग्रुप के बाद ये हो जाता है 231, मतलब 2 डिग्री आपका सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा, फिर 3 डिग्री और लास्ट में आपका 1 डिग्री आएगा। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ये 31 हो रहा है आपका, 31 को लिखते हैं हम लोग 31, तो ई आ रहा है, E4 होता है इथाइल ग्रुप,
इथाइल ग्रुप के केस में 31 आएगा आपका, और मिथाइल ग्रुप के केस में आपका 213 आएगा। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ये कंडीशन लर्न हो जाए 231 और 213 का क्या मीन्स है। जब भी इथाइल ग्रुप होगा आपका 31 आएगा, और 31 के केस में जो आपका इथाइल होगा वो प्रेजेंट होगा। तो इथाइल के केस में आप 2 डिग्री दोनों में कॉमन है, 2 डिग्री दोनों में कॉमन है, और यहाँ 1 और 3 का डिफरेंस है। तो जब 31 होगा आपका तो इथाइल ग्रुप के साथ होगा, 213 होगा आपका तो मिथाइल ग्रुप के साथ होगा। मैं आपको इसकी डिटेल आज तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर कभी अगर मेरा चांस हुआ, मतलब चांस के बताऊंगा आपको मैं, अमाइंस जब भी पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के पीछे रीजन क्या होता है कि हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। ढेर सारे इफेक्ट होते हैं आपके, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सॉल्वेशन एनर्जी होती है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इस टाइप से हाइड्रोजन एनर्जी होती है, इस टाइप से आपके डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होंगे, और एप्लीकेबल होने के बाद यहाँ पर ऑर्डर को सेट करेंगे। तो ओवरऑल जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है यहाँ पर उतना आपको लर्न हो जाना चाहिए। लेकिन आपको जो गैसिक क्वेश्चन होता है ये खाली आपका प्लस आई इफेक्ट से ही सॉल्व हो जाता है आपका। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली होती है प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली होती है आपके माइनस आई इफेक्ट के। आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस इफेक्ट शो करेगा, जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। 3 डिग्री अमाइंस में ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे आपके, ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे तो ज्यादा प्लस आई शो करेगा, ज्यादा प्लस शो करेगा तो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी आपकी। तो यहाँ पर हम लोग इजी हो गया हमारे लिए। अब मिथाइल में देखो एक्वा सॉल्यूशन गिवन है आपका, एक्वा सॉल्यूशन और मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल में 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री आएगा, मीन 213 का ऑर्डर लगाएंगे। अब देखो 213 में क्या है, 2 आपका ये आ गया, 2 ये है, 1 ये 2 डिग्री अमाइन से आपका, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, और ये आपका 3 डिग्री अमाइन होगा। जो ऑर्डर होगा आपका वो सेकंड हो जाएगा, मीन्स 213 का ऑर्डर मिथाइल केस में सेट कर देंगे आप। जब सेट करेंगे तो यहाँ पर आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होगा। आगे क्वेश्चन बने 148, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टाएसिटेट। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, लेंथी ऑप्शन है, टाइम लगेगा, तो शॉर्ट में देखते हैं हम लोग। ट्राइब्रोमो ऑक्टाएसिटेट, पहले फॉर्मूला देखो आप। ट्राइब्रोम मीन्स Br3, ऑक्टा मीन्स 8, और ऑक्साइड मीन्स O। तो O के साथ क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। तो आपको इस स्ट्रक्चर में क्या करना होगा, आपका जो Br है पहले आप Br को Br से कनेक्ट कर दीजिए। अब बाकी आपके 8 बच रहे हैं, तो 8 में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से आप एक ऑक्सीजन अटैच करेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये ऑक्सीजन, सेम यहाँ पर सेकंड और ये आपका थर्ड। बाकी आपके रिमेनिंग 2 ऑक्साइड होंगे आपके, फर्स्ट ये आ जाएगा आपका, सेकंड ये आएगा। तो ये आपकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइब्रोमो ऑक्टाएसिटेट। फिलहाल इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत कम मिलती है हम लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहता है आपका वो सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से पूछ लेता है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। फिलहाल तो आपसे पूछा गया है ओनली स्ट्रक्चर, ऑप्शन गिवन है आपके, उस ऑप्शन में ये वाली जो स्ट्रक्चर आपकी वो रिप्रेजेंट करेगी। और आई थिंक इसमें जो ऑप्शन गिवन है आपका, उस ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन गिवन है आपका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इज करेक्ट, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट वन में है कि एक आपको एक कंपाउंड गिवन है, रिंग विद COOH, ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप अटैच है बेंजोइक एसिड के साथ। इसकी रिएक्शन वो अमोनिया से करा रहा है और स्ट्रॉन्ग हीट कर रहा है, तो करेक्ट में से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा आपका। देखिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम आपका सिंपल सी आपकी रिएक्शन गिवन है, वहां पर देख सकते हैं। देखो क्या करेंगे आप, अगर मैं यहां से, ये होता आपका थैलिक एसिड, थैलिक एसिड को अगर मैं NH3 के साथ कंबाइन कराऊं तो कंबाइन करने क्या करेगा, देखो यहां देख लीजिए आप, ये आपका थैलिक एसिड है, COOH, ये आपका COOH, थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अमोनिया के साथ, हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है यहाँ पर, पहले रिएक्शन करेगा आपका और चेंज हो जाएगा अमोनियम थैलेट में, CONH4, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये आपका CONH4 पॉजिटिव और नेगेटिव, ये होता है अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट।
इस अमोनियम थैलेट को जब हीट करते हैं हम लोग, और ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यहाँ पर, जब इसको हीट करते हैं हम लोग तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाते हैं यहाँ से। कैसे जाएंगे देखो, यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से O जाएगा, यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से O जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका वो रिंग आपका यहाँ पर CO NH2 रिमेनिंग पार्ट होगा आपका, और यहाँ आपका CO NH2 ये रिमेनिंग पार्ट होगा। ये होता है आपका थैलामाइड। अब इसको जब हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो यहाँ से अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। कैसे होगा देखो, NH2 यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट मिलेगा यहाँ से जो बेंजीन रिंग तो आपकी होगी, यहाँ आपका C डबल बॉन्ड O आपका ये आ जाएगा, और ये आपका NH3 चला गया तो ये आपका NH होगा, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये आपका यहाँ हो जाएगा। ये होता है आपका थैलीमाइड। तो जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट आपका वो ये है। तो देख लो यहाँ पर ये कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस टाइप की आपकी ये प्रॉब्लम गिवन है यहाँ से एनसीईआरटी से एज इट ऐसे उठ के आई है। ये आपको एनसीईआरटी में ऐसे गिवन होगी, आपको डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका कौन होगा, थैलीमाइड होगा। देखिए आप लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास, ये आपके आने इक्विलिब्रियम में चाहिए। इसमें कह रहा है कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड्स ऑफ H2O एंड HF। H2O और HF आपके ब्रोंस्टेड एसिड हैं, इससे आपको कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करना है। मैं आपको बता दूं कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट में 3 थ्योरीज गिवन है आपकी। पहली आपकी आर्हेनियस थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो हाइड्रोजन आयन को इजीली रिलीज कर देते हैं, जो गिव्स हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन कॉल्ड एसिड, और जो OH आयन को रिलीज करते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर वो आपके बेस होते हैं। तो एसिड H आयन देते हैं और बेस आपके OH आयन देंगे। सेकेंड थ्योरी थी आपकी ब्रोंस्टेड थ्योरी, ये बेस थी आपकी प्रोटॉन पे, मींस जो H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं वो एसिड होते हैं आपके, और जो H पॉजिटिव आयन मींस प्रोटॉन को ऐड करते हैं या गेन करते हैं वो आपके कौन होते हैं, बेस होते हैं। एक लास्ट थ्योरी थी आपकी लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी जो थी आपकी वो लोन पेयर पर बेस्ड थी। तो जो लोन पेयर डोनर होते हैं आपके वो लुईस बेस होते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं आपके वो एसिड होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड थ्योरी की। तो ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था, ब्रोंस्टेड थ्योरी इसके अकॉर्डिंग ये था जो प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन, डोनर जो होते हैं आपके वो एसिड होते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं आपके, प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन, जो एक्सेप्ट करेंगे आपके वो आपके कौन होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है ना। अब जो करना क्या होता है हमको, जो ब्रोंस्टेड एसिड और बेस होते हैं आपके वो अपने कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स एसिड क्या करते हैं, एक H आयन को लूज करते हैं और एसिड अपने बेस में कन्वर्ट होंगे। जो कॉन्जुगेट बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, बेस का फॉर्मेशन करेंगे। सपोज करो यहाँ से जो ब्रोंस्टेड एसिड है आपका, ब्रोंस्टेड एसिड वो एक H आयन को लूज करेगा यहाँ से और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा। कोई भी आपका ब्रोंस्टेड बेस है, अगर आपके पास ब्रोंस्टेड बेस, ये आपका एक H पॉजिटिव आयन को ऐड करेगा और वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो गिवन आपको वो कौन है, ब्रोंस्टेड एसिड गिवन है। तो आप एक H पॉजिटिव आयन को लूज कर दें, लूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। तो पहला आपका H2 है, H2 एक H आयन को लूज करेगा, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। HF जब एक H आयन को लूज करेगा तो ये आपका फ्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 151, उसमें कह रहा था स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है, ऑक्सीजन रिएक्शन कराया, पहले ए में कन्वर्ट हो रहा है, ए का फिर एसिडिक मीडियम में वाटर रिएक्शन कराया हमने और फिनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो आपकी रिएक्शन गिवन है वो एनसीईआरटी से आई है। एनसीईआरटी में आपको एक चैप्टर मिलेगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी। तो उसमें वहां पूछा गया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल जो करते हैं हम लोग फ्रॉम क्यूमीन से जो आप फॉर्मेशन करेंगे फिनॉल का, वो रिएक्शन यहाँ पर गिवन है आपकी। देखिए इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ये आपका क्यूमीन है, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, ए फॉर्म हो रहा है, फिर इससे रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और एसीटोन फॉर्म हो रहा है आपका। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गिवन है 4। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। करना क्या होगा, देखो हम लोगों को पहले क्यूमीन की स्ट्रक्चर देखते हैं।
क्यूमीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपका CH3, ये आपका CH3 और ये आपका H, ये होता है आपका क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन पहले किससे कराई इन्हें? ऑक्सीजन से कराई। देख लो थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया मैंने, स्ट्रक्चर सेम है यहाँ से ऑक्सीजन से। तो कुछ नहीं करना आपको, जो CH बॉन्ड है इस CH बॉन्ड में पेरोक्साइड लिंकेज बना दो आप ऑक्सीजन की। बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये आपकी बेंजीन रिंग और यहाँ आपका ये CH3 सेम रहेगा, यहाँ से आपका CH3 सेम रहेगा, यहाँ की पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगी। ये होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में वाटर के प्रेजेंस में। तब क्या होता है, देखो ये आपका फिनॉल एसीटोन तो बाहर चला जाएगा यहाँ से, ये CH3 CO CH3 और ये OH आपका रिंग से अटैच हो जाएगा। जो कंपाउंड फॉर्म होता है आपका वो फिनॉल फॉर्म होगा आपका OH, और यहाँ आपका बनेगा CH3 CO CH3 आपका ये आएगा। तो यहाँ पर ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि जो इंटरमीडिएट ए है वो कौन होगा, तो वो कौन होगा आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होगा। ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, पहला ये ऑप्शन है मैच नहीं कर रहा है, सेकंड मैच नहीं कर रहा, थर्ड वाला जो होगा आपका ये आपका कंपाउंड हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 152 क्वेश्चन आपका। वैसे देखो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को आप अगर एज इट ऐसे लर्न कर लें तो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल किसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का फॉर्मेट गिवन है वो है एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन द फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कह रहा है कि जो एटीपी है आपका, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है उसके लिए एक एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगी आपकी? तो पहले तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कोफैक्टर की, कोफैक्टर तो क्या होता है, कोफैक्टर जो होता है आपका वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। तो जो एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है आपका वो क्या होता है, आपका कोफैक्टर होता है। अब कोफैक्टर करता क्या है ये नॉन प्रोटीन पार्ट करेगा क्या, देखो जो आपका कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी मेटल आयन, ये आपके मेटल आयन होते हैं, और इन्हीं मेटल आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए कि कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं, आपके नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो कौन होते हैं, आपके मेटल आयन होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे। कोफैक्टर करता क्या, देखो कोफैक्टर का जो वर्क होता है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करता है। सेकंड वर्क क्या होता है, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, बता चुका हूं आपको एंजाइम वाले चैप्टर में, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज करेगा कोफैक्टर। और एक क्या होता है, थर्ड पॉइंट और लर्न कर लो आप, बाइंडिंग एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, और स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिक नेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये बता चुका था एंजाइम हमको। स्पेसिफिक मतलब होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज करेगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक नेचर। जो कोफैक्टर होगा थ्री वर्क करेगा यहाँ पर, एक बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, और स्पेसिफिक नेचर को उसके इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर जो आपका कोफैक्टर या मेटल आयन होता है वो कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, जो एटीपी के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा आपका, ठीक है ना। इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से लर्न कर लो आप। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपका, मैग्नीशियम, जो आपका क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, मीन्स सेकेंड ए ग्रुप। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी जो क्वेश्चन नंबर 153 जो है आपका वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आया है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। वर्ड ध्यान रखना आप लोग, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी।
अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं तो होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज करेंगे आप तब होगा आपका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए इस टॉपिक को, और वहां से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ ही ले जाते हैं। जो करना है कि आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो रेडियस के इनवर्सली होता है। रेडियस के इनवर्सली मीन्स ये होता है कि अगर आप ग्रुप में बात करेंगे इन ग्रुप, तो ग्रुप में रेडियस क्या करती है आपकी इंक्रीज करेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी आपकी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। पीरियड की बात करें आप तो पीरियड में रेडियस क्या करती है आपकी डिक्रीज करेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। सेकंड आप ये ध्यान कर लेना कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। रीजन की बात करें तो जब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है तो वहां पर अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस का वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होता है, और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा तो उस केस में जो आपकी एनर्जी होगी या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन होगा द वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मच मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाई। ठीक है, तो उसका रीजन ये होता है कि वहां पर अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आप वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा। जब इजीली लूज नहीं करेगा तो आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ओवरऑल इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ पर आपको पीरियड गिवन है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। देखो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। यहाँ मैंने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एंड नंबर भी याद होंगे आपको, ये 3 होता है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यहाँ 9 और ये 10। अब अगर हम बात करें, ये पीरियड है हमारा, पीरियड में रेडियस क्या करती है आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लास्ट में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या करेगी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो पीरियड में रेडियस आपकी डिक्रीज कर रही है। अगर आपकी पीरियड में रेडियस डिक्रीज कर रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं हम लोग, जो आपका हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है आपका, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन और मोर स्टेबल, कॉन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल। ध्यान रखना आप लोग कि हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3 है, 1s2 2s1। यहाँ बात करेंगे आप 1s2 2s2, यहाँ 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p1 हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर p2 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा 2p2, यहाँ पर 2p3 हो जाएगा, यहाँ पर 2p4, 2p5 और यहाँ पर 2p6 होगा। ठीक है ना। तो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इतना आपको ध्यान दो, यहाँ पर क्या क्या कंफर्म है। एक तो ये आपका फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन है, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। और अगर आप नाइट्रोजन में आ जाए, नाइट्रोजन में क्या आपका ये हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। ठीक है ना। और नियॉन तो आपको पता है ये इनर्ट गैस है, मोर स्टेबल होती है, तो मोर स्टेबल होगी तो उस केस में आपका जो एनी है, एनी का आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो एनी का आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा है, फिर इन दोनों में कंपेयर करो तो यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन। बट जब 2p3 की बात करेंगे हम, 2p3 और 2p4 का कंपेयर करेंगे तो 2p3 में हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है। जब आपका हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन होगा तो यह मोर स्टेबल होगा आपका, और जब मोर स्टेबल होगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। तो एक तो आप ये इंटरचेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है ना। सेकंड, आप अगर यहाँ बात करें दोनों में तो वैसे तो एक्चुअल में बोरॉन की ज्यादा होना चाहिए थी बेरिलियम से, क्योंकि ये पीरियड है। लेकिन होता क्या, यहाँ फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन की वजह से क्या होता है, बोरॉन बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है, किससे, बोरॉन से। तो अगर आप ऑर्डर सेट करेंगे तो लिथियम सबसे कम, उसके बाद आपका बोरॉन आएगा, देन बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, देन नाइट्रोजन, फिर आपका फ्लोरीन, लास्ट में कौन आएगा आपका नियॉन हो जाएगा यहाँ से। तो कोई ऐसा ऑर्डर देख लो आप, यहाँ पे इंटरचेंज होता हो, लिथियम सब में लिथियम फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे कौन आएगा, बोरॉन हमारा, तो बोरॉन सेकंड में ये आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है ना। फिर आपका बेरिलियम, बेरिलियम दोनों में आ रहा है। ठीक है। यहाँ आपका कार्बन, कार्बन दोनों में आ रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है आपका, लेकिन आपका पहले कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन आपका ये आ रहा है।
उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा आपका, नाइट्रोजन ये आ गया, क्लोरीन नियॉन आपका ये आएगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना होगी आपको। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी आयनेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो आप ये जरूर देख लें कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। वहां पर क्या होती है, सिमेट्री होती है। सिमेट्री वैसे क्या होता है, जो हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन और फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन जो होगा आपका वो मोर स्टेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 154। 154 आपका आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, सेकंड क्वेश्चन हो गया जो आयनिक इक्विलिब्रियम मिला आपको। तो यहाँ पर गिवन है पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज 9। तो पीएच गिवन आपको CaOH होल ट्वाइस के लिए कह रहा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaOH होल ट्वाइस। आपको KSP की वैल्यू बताना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लाई होता है जो आयंस होते हैं आपके उनके इक्वल होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज यूज्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंग मतलब लीस्ट सॉल्युबल, जो लीस्ट सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं, जो KSP होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मीन्स उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। करना क्या, देखो यहाँ पर आपको पीएच सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन है आपको, और यहाँ पर जो पीएच है आपका pH cos2 ये आपको 9 दिया है CaOH होल ट्वाइस के लिए। ऑप्शन मैंने मेंशन नहीं किए तो वरना दिखा दूंगा आपको मैं। pH अगर आपका ये है तो यहाँ से आप OH निकाल लें पहले, pH प्लस POH cos2 14 होता है आपका, और pH आपका 9 है तो POH जो आएगा आपका वो 5 हो जाएगा। POH cos2 14 माइनस 9, तो POH कितना हुआ आपका, ये आपके 9 के इक्वल, सॉरी 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा हम लोग फॉर्मूला देखते हैं OH आयन नेगेटिव के लिए। तो OH आयन नेगेटिव जो होता है 10 टू द पावर माइनस POH। ठीक, तो OH नेगेटिव जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 5। तो यहाँ पर हमको OH आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी। अब देखिए करते क्या हम लोग, CaOH होल ट्वाइस लिया हमने, इसको ब्रेक किया आयंस में, ये ब्रेक होगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। KSP निकालने लिए क्या करते थे हम लोग, ये सॉल्युबिलिटी एस मानेंगे आप, जितने मोल होते हैं उतनी एस के इक्वल आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना। और जो KSP होता है आपका KSP cos2 वो जो कंसंट्रेशन होती है आयंस की उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर OH और ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना बेसिक आपको कंफर्म होना चाहिए। अब आपको जो OH की वैल्यू गिवन है CaOH के होल ट्वाइस में कितना, 10 टू माइनस 5, मतलब जो आपका 2s है वो आपका 10 टू माइनस 5 के इक्वल है। तो देखो यहाँ से OH cos2 10 टू द पावर माइनस 5, S cos2 कहते हो कितना, 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये कितना आएगा आपका 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो S की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है ना, वैल्यू पुट करो आप, KSP cos2 ये आपका ऐसा आएगा और ये 2s का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ देखिए आप लोग, तो जो KSP होगा आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट होगा आपका। ठीक है ना, तो KSP में वैल्यू पुट करेंगे आप S और ये आपका 2s का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका वो S इंटू 4s स्क्वायर। तो यहाँ KSP जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 4s क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ से S की वैल्यू पुट कर दें। जब S की वैल्यू पुट करेंगे आप तो KSP cos2 4 S की वैल्यू कितना, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 का क्यूब आपका ये है। तो KSP cos2 देखो ये आपका 4 और ये 1 to 5 0.125 10 टू द पावर माइनस 15 आपका यहाँ से हो जाएगा, है ना। तो KSP निकालेंगे आप यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा आपका 125 4 जा, तो ये आपका 500 हो जाएगा। तो 500 10 टू माइनस 15, इसको बोल सकते हो KSP cos2 0.5 10 टू द पावर माइनस 15, है ना। तो ये आपके KSP की वैल्यू इसके लिए, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप, 0.5 इंटू 10 माइनस 10 ये 15, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। देखिए नेक्स्ट सेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 155। इसमें क्या करना आपको, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से आया है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है आपको हर हाल में। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर से प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी आपकी, आपको बहुत अच्छे से उसके फॉर्मूले लर्न होना चाहिए।
गिवन आपको द रेट कांस्टेंट के फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, तो रेट कांस्टेंट आपका के मेंशन कर रहा है यहाँ पर। क्या द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो बाहर से आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, तो हम बात को चेक करेंगे, पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन तो गिवन क्या आपको, रेट कांस्टेंट के गिवन है और जो कंप्लीशन कितना कंप्लीट हुआ 99%, तो इनिशियली जो था आपका आर नॉट वो आपका 100 रहा होगा परसेंट की अगर बात करें। फाइनल की अगर बात करें, फाइनल में 100 था आपका और 99% कंप्लीशन हो गया, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट कितना होगा आपका 1 आपका ये आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो था के कॉस टू 2.303 ओवर टी लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा इस फॉर्मूले को। देखो क्या करें हम लोग, अब के और टी का रिलेशन निकालना आपको, तो के कॉस टू 2.303 आप ऐसे रहने दें, टी को आप ऐसे रहने देंगे, लॉग बेस 10। इनिशियल कितना आपके पास 100 है और फाइनल कितना आपके पास 1 है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, के कॉस टू सॉल्व करते हैं इसको 2.303 ओवर टी लॉग बेस 10, इसके पावर बना लो 10 टू दी पावर 2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग m टू दी पावर n, तो ये n लॉग m हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 2 पावर की फॉर्म जो है वो फर्स्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 303 ये आपका 2 आ जाएगा, फॉर्म में t रहेगा, लॉग बेस 10 और आपको पता है कि लॉग बेस 10 की जो वैल्यू होती है आपकी वो 1 के इक्वल होगी। तो यहां से आप वैल्यू भी देखेंगे, तो वैल्यू में क्या आएगा यहाँ पर, के कॉस टू 2.303 इंटू 2 आया आपके पास, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका टी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप के कॉस टू, तो 606.4 ओवर टी। आपका रिलेशन टी के साथ पूछा है, तो टी कॉस टू कितना होगा 4.606 ओवर टी। तो ये आपका दोनों का रिलेशन होगा 99% के लिए। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट में 2.33 है, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ध्यान रखना न्यूमेरिकल आने आना यहाँ से आपका, तो जो केमिकल काइनेटिक्स आपका फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर से आपका पूछ लेता है एक न्यूमेरिकल, तो आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत ढंग से आना चाहिए, किस प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट है। फिलहाल परसेंट वाले तो बहुत इजी है, आप लोग क्या ट्राई कर लें, आराम से हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है आपका, ठीक है। लैंग्वेज आप रीड करो और वहां सॉल्व करो, इजिली सॉल्व हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 156 में कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है इनमें से कौन सी रिएक्शन आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वो होती है जिनमें इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है आपका रिंग के ऊपर, तब वो कौन होंगे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपका, न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव पार्ट, तब कौन होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। 1 बाय 1 हम 4 ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो देखो ये ब्रेकिंग आपकी यहाँ से होगी, ये पॉजिटिव पार्ट आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, HCl ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, Cl जो है आपका वो यहाँ पर अटैक किया है, तो अगर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, ठीक है ना, तभी तो ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा आपका। तो Cl ने अटैक किया है, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट होगा तो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड की अगर बात करें, आपके पास BDC है, मीन्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस CuCl2 क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा है, नाइट्रोजन आपका रिलीज हो रहा है। खुद देखिए आप, यहाँ से आपका N2 बाहर जा रहा है और Cl जो नेगेटिव पार्ट है आपका वो रिंग पे अटैक कर रहा है, या डायरेक्टली अटैच हो रहा है। तो नेगेटिव पार्ट अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो ये कौन हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर आप आ जाइए, बेंजीन पे क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये आपका कन्वर्ट होगा आपका क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर हम यहाँ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है आपकी, उसमें देखो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए आप, पहले क्या करता है, जो क्लोरीन होता है आपका Cl2 का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, दूसरा नेगेटिव पार्ट होगा।
अब आपका जो AlCl3 होता है यहाँ पर, ये आप ऐसे ब्रेक कर लो, Cl नेगेटिव और ये आपका Cl पॉजिटिव। अब जो AlCl3 होता है आपका, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अपने साथ कंबाइन कर लेगा और ये कन्वर्ट होगा आपका AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब Cl नेगेटिव तो आपका यूज हो गया AlCl4 के साथ में, बचा क्या आपका पॉजिटिव पार्ट। ये पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, आपको जो रिंग है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पे आपका Cl पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव पार्ट आपका अटैक कर रहा रिंग पे, तब जो रिएक्शन होगी आपकी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देख लीजिए यहाँ पर आप, ये जो पार्ट जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ये Cl आपका ब्रेक होता है यहाँ से, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट जो होगा आपका वो यहाँ पहुंच जाएगा और ये कन्वर्ट होगा आपका AlCl4 नेगेटिव में। ठीक है ना, क्योंकि लुईस एसिड का बिहेव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अपने साथ कंबाइन कर लेगा। रिमेनिंग पार्ट बचेगा आपका पॉजिटिव पार्ट Cl, ये आपका जाके रिंग से अटैच हो जाएगा। जब रिंग पे अटैक करेगा पॉजिटिव पार्ट, और रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। लास्ट वाली क्या कर लो आप एक बार, क्लोरीन कराना बेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये वर्ड ध्यान रखना आप, जब भी सनलाइट की प्रेजेंस हो या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस हो तो रिएक्शन होती है आपकी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। और ढंग से लर्न कर लो आप, जब भी आपको सनलाइट मिल जाए तो किसका एग्जांपल होगा, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इज इट क्लियर। नंबर 157, इसमें कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी आपकी। ऑप्शन गिवन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड लास्ट है आपका ओजोन। समझ लो आप थोड़ा सा इसमें, वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जो आपका ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएंट एनर्जी। तो जो रेडिएंट एनर्जी होती है आपकी, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब और इमिट करती है। अब जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कॉज करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैस रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी, वो देखिए कौन कौन सी हैं, और ढंग से लर्न कर लीजिए आप। इनमें आपकी होती है मीथेन, फर्स्ट होगी आपकी मीथेन, फॉर्मूला होगा आपका CH4। सेकेंड होगी आपकी वाटर वेपर, वाटर वेपर। थर्ड होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है आपका NO। फोर्थ होती है आपकी ओजोन, ओजोन, ओजोन होता है आपका O3। तो मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका ओजोन, ओजोन। ठीक है, तो आपका मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और ओजोन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होंगी आपकी। इसमें एक गैस और होगी आपकी, हाँ, जो इम्पोर्टेंट आपकी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। ये आपकी इतनी गैसेस है, 5 गैसेस, जो आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। तो यहाँ देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। सल्फर आपका नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन आपका है। बाकी की भी गैसेस आपको लर्न होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। इसमें 4 प्रोसेस गिवन है, प्योर नाइट्रोजन, एवर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेकन प्रोसेस। ठीक है ना। अब इनमें क्या क्या फॉर्म होता है आपका, क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया और सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। ठीक है ना। हम लोग बॉम्बे में बात करते हैं, पहले बात करते हैं प्योर नाइट्रोजन। प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन गिवन होगी आपकी। सोडियम अजाइड होता है Na(N3), सोडियम अजाइड
इसको आप हीट करेंगे 573 केल्विन पे 2 मॉलिक्यूल लेके, तो यहाँ आपका 3N2 फॉर्म होता है और प्लस 2Na आपका बाहर चला जाएगा, तो ये आपका नाइट्रोजन या प्योर नाइट्रोजन आपका फॉर्म हो जाएगा। बेरियम का भी देख लो आप, बेरियम एजेक्ट का जो फॉर्मूला होता है BaN3 का होल ट्वाइस। इसको आप जनरली हीट करते हैं, हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ N2 और प्लस Ba, तो ये आपका प्योर नाइट्रोजन यहाँ फॉर्म होगा। एक बात तो कंफर्म हो गई, जो प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। तो पहला कॉलम जो होगा आपका ए का 4th हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का कौन सा पार्ट हो गया आपका 4th पार्ट। सेकंड देखिए आप लोग, हेबर प्रोसेस बहुत फेमस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हेबर्स प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, N2 लेते हैं प्लस 3S2 गिव्स 2NH3, है ना। ये आपका Fe एज ए कैटलिस्ट होता है और NO क्या होता है आपका प्रमोटर होगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका लास्ट लेक्चर में। तो N2 प्लस 3S2 गिव्स 2NH3। हेबर प्रोसेस अमोनिया मिलेगा आपको, हेबर प्रोसेस से अमोनिया, तो ये आपका ये अमोनिया फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो बी है आपका, बी का कौन सा पार्ट होगा आपका 3rd पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, SO2 जो होता है वो हाफ O2 से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5 एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी याद कर लेना आप लोग, और ये कन्वर्ट होगा आपका SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो SO3 में बाद में वाटर सेक्शन कराते हैं तो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल मैंने यहाँ इंटरमीडिएट रिएक्शन लिखी है, तो उसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। तो कौन से कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या फॉर्म होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट में आपका डेकन प्रोसेस, डेकन प्रोसेस, डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस में क्या करते हैं हम, क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन फॉर्म होता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म होगा, तो ये आपका क्लोरीन फॉर्म हो जाएगा। तो लास्ट में जो डेकन प्रोसेस होगा आपका, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्लोरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे समझ लीजिए आप लोग। मैं सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो बहुत लेंथी प्रोवाइड करा रहा हूँ। रीजन क्या है कि अगर यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आता है तो बच के ना जाए आपसे, तो आप एक कॉपी लेके बैठिए, जितनी प्रोसेस करा रहा हूँ आपको सारी नोट करते रहिए आप लोग, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग की 159, इसमें आपसे कंफर्म करा रहा है, कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। कह रहा है हेबर्स प्रोसेस के थ्रू जो आपका 20 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने मोल्स हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम लोगों को हेबर प्रोसेस लिख लेते हैं, N2 प्लस 3S2 गिव्स 2NH3। इसके मोल्स गिवन है, देखो आपको 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये 20 मोल्स अमोनिया, किसके मोल पूछ रहा है आपसे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको मोल्स फाइंड आउट करना है यहाँ से। अब कंपेयर कर लीजिए, देखो 2 मोल्स से कितना मिला, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मोल्स ऑफ NH3 gives 3 मोल्स ऑफ H2। हाइड्रोजन के कितने मिला है, 3 मोल्स। आगे देखिए आप 1 मोल ऑफ NH3 gives, 1 मोल से निकाल लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 3/2 मोल्स ऑफ H2। कितने से निकालना आपको, 20 मोल से, तो 20 मोल्स ऑफ NH3 gives, देखिए 3/2 इंटू 20 आपका ये आ जाएगा, तो ये 2 10 20 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 कितना है आपका 30 मोल। तो जो आंसर होगा आपका वो 30 मोल। ठीक है, मार्क्स हैं ये वाले दो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस खाली कंपेयर करा के प्रॉब्लम सॉल्व कर देना तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है ना, इजी प्रॉब्लम है, देख लीजिए आप। प्रॉब्लम नंबर आपका 160 में कह रहा है फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू आपकी 1 हो गई यहाँ से। ई नॉट सेल गिवन आपको एट 298 केल्विन पे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैसे बताना है फॉर द रिएक्शन इज, जो रिएक्शन आपका है उसके लिए, सेल के लिए। गिवन दैट ये वैल्यू तो इक्वल होती है, आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी आपको यहाँ गिवन भी है
ये 0.059 के इक्वल हो जाएगा 298 केल्विन पे। देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या कहें हम, तो पहले हम नोटिफिकेशन लिखते हैं हम लोग। नोटिफिकेशन होती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF और यहाँ आपका log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना। अब ये वैल्यू आपको गिवन है और 298 पे ये वैल्यू इक्वल होती है 0.59 के। ये आपका ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब पूछ इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, मींस एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम की रिएक्शन क्या होगी देखो पहले समझ लो आप लोग। इक्विलिब्रियम में जो ई सेल होता है आपका वो 0 के इक्वल होता है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेटेड जो होता है आपका वो केसी के इक्वल हो जाएगा। इन वैल्यूज को आप क्या करें, रिप्लेस कर लें। आप रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा देखो, यहाँ ई सेल की 0 आ गया आपका, ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन और ये लॉग बेस 10 ये आपका केसी हो जाएगा। ठीक है ना यार। तो अब आपको अगर ई नॉट सेल की वैल्यू निकालना देखो, ई नॉट सेल पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी 0.059 ओवर एन। ये आपका लॉग बेस 10 केसी आपका यहाँ हो जाएगा। अब जो वैल्यूज को मैंने पुट कर दूंगा देखो, ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास 0.59 cos 2 ये आपका 0.059 फॉर्मूले का है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये आपका 1 हो जाएगा। लॉग बेस 10 केसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग बेस 10 केसी जो आएगा आपका वो 0.59 ओवर 0.0591। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 0 आ जाएगा आपका, 59 से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा आपका। लॉग बेस 10 केसी cos 2 10 हो जाएगा। ठीक है ना। टेकिंग एंटीलॉग लेंगे हम लोग। एंटीलॉग लेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये तो लॉग कैंसिल हो जाएगा आपको, तो केसी cos 2 एंटीलॉग 10 हो जाएगा। और आपको पता है कि एंटीलॉग में क्या करते हैं, जो वैल्यू आती है वो 10 की पावर में चली जाती है, तो हो जाएगा 10 to the power 10। तो जो ऑप्शन होगा आपका केसी cos 2 1 into 10 to the power 10 ये वैल्यू आएगी। ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना।